सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द सर्वाइवलिस्ट के बारे में। ये कहानी उस वक्त की है जब दुनिया के ज्यादातर इंसान खत्म हो गए थे और बहुत ही कम इंसान बचे थे। लेकिन जितने भी लोग बचे थे उनकी भी मौत करीब आ चुकी थी, क्योंकि ना ही अब इनके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए। इसीलिए धीरे धीरे करके इंसान जानवर बनने लगे और जिंदा रहने के लिए अपने अंदर के इंसानियत को मारने लगे। कहानी की शुरुआत होती है और हम जंगल के बीचों बीच एक इंसान को देखते हैं जिसके पास अभी एक डेड बॉडी है और वो उसको घसीट के लेकर के जा रहा है जंगल की ओर बीच। फिर अंदर जाने के बाद वो इस डेड बॉडी को गाड़ने लगता है। हमें इस आदमी का नाम पता नहीं लगता क्योंकि कोई भी इसका नाम नहीं जानता, इसीलिए हम इसे सर्वाइवलिस्ट कहेंगे। फिर सर्वाइवलिस्ट पहुंचता है अपने छोटे से झोपड़ी में और झोपड़ी के अंदर जाते ही वो बाइबल पढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पन्ने फाड़ता है और उससे यहाँ पे आग जलाता है, क्योंकि अभी इसके लिए ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना, ना कि ज्ञान। इसीलिए ऐसे ही बाइबल को जला करके अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ वो अपनी सारी चिट्ठियों को भी जलाने लगता है और उसके पास जितने भी फोटोज होते हैं वो उन्हें भी जला देता है। लेकिन यहीं पर उसे एक महिला की तस्वीर नजर आती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर जैसे ही सुबह में उसकी आंख खुलती है वो सबसे पहले नाश्ता करता है और जाता है जंगल की तरफ। फिर वहाँ से बहुत सारे मशरूम लाता है। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुँचता है वो खेती करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे कैसे भी फसल उगाना है। इसीलिए वो झोपड़ी के आगे के सारे जमीन को खोदने लगता है और उसने कुछ बीज भी रखे हुए हैं। फिर वो जमीन की खुदाई करता है और सारे बीज को जमीन में गाड़ने लगता है। लेकिन ये आदमी हमेशा ही डरा रहता है। इसे लगता है कि कोई इसके पीछे है और कोई इसके कंधे पे बार बार हाथ रख रहा है। लेकिन ये सब कुछ बस इसका वहम है, इसके पीछे कोई भी नहीं होता। लेकिन इन सारी चीजों को देख करके हमें पता लगता है कि आदमी कितना ज्यादा डरा हुआ है और ये ऐसे ही डर में अपनी जिंदगी बिताता है। जब भी रात होती है इसे अकेलेपन का एहसास होता है। ये बार बार अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है और आज की रात ये इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो उस महिला के तस्वीर को भी जला देता है। फिर चला जाता है सोने। लेकिन जैसे ही सुबह में उसकी आंख खुलती है उसे एहसास होता है कि उसके घर के आसपास कोई घूम रहा है, इसीलिए वो अलर्ट हो जाता है। फिर वो अपनी बंदूक उठाता है और जाता है खिड़की के पास। लेकिन वो डायरेक्ट खिड़की से बाहर नहीं देखता कि कहीं लोग उसे देख ना ले, इसीलिए वो खिड़की के पास शीशा रखता है और बाहर देखता है। तब उसे पता लगता है कि बाहर दो महिलाएं हैं, इसीलिए वो अपनी बंदूक लेकर के बाहर निकलता है और दोनों महिलाओं पे तान देता है। यहाँ पर एक बूढ़ी महिला है और उसके साथ उसकी बेटी है। तब बूढ़ी महिला अपना नाम बताती है। उसका नाम है कैथरीन और उसकी बेटी का नाम है मिलिया। फिर ये महिला अपने एक झोले को बाहर निकालती है जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी है और ज्वेलरी दिखा करके सर्वाइवलिस्ट से कहती है कि ये सब कुछ तुम रख सकते हो, हमें बस थोड़ा सा कुछ खाने का दे दो, हमें वही चाहिए। लेकिन सर्वाइवलिस्ट कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब कैथरीन बीज निकालती है बाहर और कहती है कि तुम्हारे फार्म के लिए ये बीज काम आ सकते हैं। तब सर्वाइवलिस्ट की रुचि बढ़ने लगती है। लेकिन वो जैसे ही बीज को देखता है कहता है कि ये किसी काम का नहीं है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब कैथरीन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ कर सकती हूँ, अगर तुम हमें खाना दोगे तब मेरी बेटी तुम्हारे साथ रात गुजारेगी और तुम उसके साथ इंटीमेट हो सकते हो। फिर इस बात को सुनते ही सर्वाइवलिस्ट मान जाता है, लेकिन वो अभी भी बहुत ही मुस्तैद है। वो इन पे बंदूक तानता है और कहता है कि अंदर आ जाओ। फिर अंदर आते ही सबसे पहले ये लोग खाने की डिमांड करते हैं। तब सर्वाइवलिस्ट इनके लिए सूप बनाता है और ये दोनों खाने लगते हैं क्योंकि इन दोनों ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। फिर इनके बीच ऐसे ही बातें शुरू हो जाती हैं। तब कैथरीन बताती है कि ये लोग बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहे हैं, भूखे और प्यासे, और ये हर जगह पे अपने लिए शरण ढूंढ रहे हैं। फिर इतना कहने के बाद वो सर्वाइवलिस्ट से पूछते हैं कि वो यहाँ पे कब से रह रहा है। तब वो कहता है कि उसे 7 साल हो गए। पहले उसके साथ उसका भाई भी रहता था, लेकिन थोड़े समय पहले उसके भाई की मृत्यु हो गई, तब से वो अकेला ही है। फिर जैसे ही इनका खाना खत्म होता है सर्वाइवलिस्ट कैथरीन को ले जा करके दूसरे कमरे में बंद कर देता है और मिलिया को लेकर के चला जाता है अपने बेडरूम में। फिर धीरे धीरे ये दोनों अपने कपड़े उतारने लगते हैं। तब मिलिया देखती है कि इस आदमी ने बहुत दिनों से शेव नहीं किया, इसीलिए उस तरह उठाने लगती है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद सर्वाइवलिस्ट गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। तब मिलिया उसे समझाती है कि बस मैं तुम्हारी शेविंग करना चाहती थी। फिर इतना कहने के बाद वो उसके हाथों को लेकर के नीचे जाने लगती है ताकि वो उसके छाती को छू सके। फिर मिलिया के इतना करते ही सर्वाइवलिस्ट शांत हो जाता है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इंटीमेट होने के बाद जैसे ही मिलिया जगती है वो सबसे पहले जाकर के अपनी माँ को आजाद करवाती है। तब ये लोग सुबह में फिर से नाश्ता करने लगते हैं। फिर सर्वाइवलिस्ट इन्हें कहता है कि अब तुम दोनों के जाने का वक्त हो चुका है। फिर कैथरीन कहती है कि मिलिया तुम्हें पसंद करने लगी है, ये चीज मैंने उसकी आंखों में देखा है। लेकिन सर्वाइवलिस्ट इस बात पे विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, बस एक दिन की बात हुई थी। फिर ये दोनों पैकिंग करने लगते हैं।
हैं और कैथरीन यहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन मिलिया अभी भी अंदर है। फिर वो जाती है सर्वाइवलिस्ट के पास और कहती है कि मैं तुम्हारी दाढ़ी बनाना चाहती हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो क्रीम लगाती है और उस तरह लेकर के धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है, लेकिन सर्वाइवलिस्ट को अभी भी इस पे भरोसा नहीं है, इसीलिए वो उस पे बंदूक तान करके रखता है। जब तक वो उसकी दाढ़ी बनाती है तब तक सर्वाइवलिस्ट अपने बंदूक को उसके पेट पे लगा करके रखता है ताकि वो कुछ भी गड़बड़ करे तब वो उसे यहीं पे खत्म कर दे। लेकिन मिलिया जैसे ही उसकी दाढ़ी बना देती है अब सर्वाइवलिस्ट को भी इस पे भरोसा होने लगता है, इसीलिए वो उन्हें कहता है कि तुम लोग भी यहाँ पे रह सकते हो कुछ दिनों के लिए। फिर ये दोनों यहीं पे रुक जाते हैं और जैसे ही रात होती है एक बार फिर से मिलिया और सर्वाइवलिस्ट दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब सुबह में ये लोग फार्मिंग कर रहे होते हैं तब कैथरीन की नजर ज्यादातर होती है सर्वाइवलिस्ट के बंदूक पे, लेकिन अब सर्वाइवलिस्ट इन पे भरोसा करने लगा है, इसीलिए वो मिलिया को लेकर के जाता है जंगल में। तब कैथरीन बिल्कुल अकेली होती है। फिर वो घर के अंदर जाती है और पूरे घर की तलाशी लेने लगती है, लेकिन उसे यहाँ पे सिर्फ एक फैमिली फोटो मिलती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर जैसे ही मिलिया वापस आती है कैथरीन उसे कहती है कि इतने खाने में हम 3 लोग कभी भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमें कैसे भी सर्वाइवलिस्ट को मारना पड़ेगा और उसे मारने के लिए हमें उसकी बंदूक चाहिए। लेकिन वो बंदूक कहीं और रखता है और अपनी गोली कहीं और रखता है, इसीलिए तुम्हें उसकी गोली लानी पड़ेगी। फिर मिलिया भी इस काम में लग जाती है और जब वो रात में इंटीमेट हो रही होती है तब उसे पता लगता है कि सर्वाइवलिस्ट अपनी गोलियों को रखता है अपने पैंट की जेब में, इसीलिए मिलिया वहाँ से गोलियों को निकाल लेती है और सुबह सुबह में वो गोलियां देती है कैथरीन को। तब कैथरीन कहती है कि मैं उसे मारने जा रही हूँ। फिर इस बात को सुनने के बाद मिलिया चली जाती है जंगल में, लेकिन जब कैथरीन सर्वाइवलिस्ट को मारने आती है तभी सर्वाइवलिस्ट यहाँ पर एक जूते का निशान देखता है। फिर वो समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर हमारे अलावा भी कोई है। तभी हम मिलिया को देखते हैं जिसे एक आदमी आकर के पीछे से पकड़ लेता है और वो उसे छूने लगता है, लेकिन अब सर्वाइवलिस्ट को ये बात पता है, इसीलिए वो भागते हुए आता है नदी के पास जहाँ पर मिलिया थी, लेकिन उसे यहाँ पे उसका सिर्फ जूता ही मिलता है। फिर वो हर तरफ उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है गोली निकालने के लिए तब वो देखता है कि उसकी गोलियां गायब है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसने मिलिया पे बंदूक तान रखा है। फिर वो खड़ा होता है और सर्वाइवलिस्ट के पेट में गोली मार देता है। फिर वो अपनी चाकू लेकर के आगे बढ़ता है ताकि वो उसका काम तमाम कर दे, लेकिन ऐन वक्त पर सर्वाइवलिस्ट उसकी चाकू छीनता है और इस आदमी का गला काट देता है। लेकिन अब वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए मिलिया उसे लेकर के आती है झोपड़ी में वापस और इन्हें पता है कि उसके पेट में गोली लगी है। फिर वो चाकू की मदद से गोली को बाहर निकालते हैं, लेकिन जैसे ही सर्वाइवलिस्ट होश में आता है वो इन दोनों पे बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इन दोनों को ले जाकर के कमरे में बंद कर देता है। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी हालत खराब हो रही है, इसीलिए वो उन दोनों को यहाँ पर रहने देता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन एक वक्त के बाद जब सर्वाइवलिस्ट की हालत ज्यादा खराब होती है तब वो मिलिया से मदद मांगता है ताकि वो उसके घाव को साफ करे। तब मिलिया उसके घाव को साफ करने लगती है। फिर इसी बीच वो सो जाता है। फिर इस चीज का मिलिया फायदा उठाती है और उसकी बंदूक उससे ले करके ले जा करके दे देती है अपनी माँ को। लेकिन वो अपनी माँ को हिदायत देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सर्वाइवलिस्ट को नहीं मारना चाहिए, वो हमारे काम का आदमी है, उसी ने मेरी जान बचाई है। लेकिन कैथरीन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर हमने उसे जिंदा छोड़ दिया तब हम दोनों मारे जाएंगे क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी खाना नहीं होगा। लेकिन मिलिया उसे समझाने लगती है कि हमें उसकी जान बचानी ही पड़ेगी। फिर इतना कहने के बाद वो अंदर जाती है और अपनी पूरी कोशिश करने लगती है कि वो कैसे भी सर्वाइवलिस्ट की जान बचाए। लेकिन इसी बीच उसे बार बार बुखार आता है और वो ठंड से कांपने लगता है। तब कैथरीन और मिलिया वो दोनों उसे अपने शरीर की गर्मी देते हैं और अंत में उसकी हालत ठीक होने लगती है। फिर वो जैसे जैसे ठीक होता है उसे अपने भाई की झलकियां नजर आती हैं, लेकिन एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर जैसे ही वो बाहर आता है कैथरीन उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई कैसे मरा। तब वो बताता है कि मेरा भाई बहुत ही लापरवाह था, उसे किसी चीज की कोई भी फिक्र नहीं थी। इसी बीच वो देखता है कि इन लोगों ने फसल की बहुत ही अच्छी देखभाल की है और फसलों की हालत बहुत ही अच्छी है। फिर वो भी खुश हो जाता है। लेकिन अब मिलिया अपना ज्यादातर समय बिताती है सर्वाइवलिस्ट के साथ और कैथरीन भी इस चीज को नोटिस करने लगती है कि मिलिया अपनी माँ से ज्यादा अब उस आदमी के साथ रहती है और रात में ज्यादातर वो उसी के साथ सोना पसंद करती है और वो बार बार इंटीमेट होने की कोशिश करती है सर्वाइवलिस्ट के साथ और ज्यादातर चीजों को वही इनिशिएट करती है। तभी एक दिन जब रात में सर्वाइवलिस्ट जंगल में होता है तब वो देखता है कि कुछ लोग उसी के घर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो भागता हुआ आता है झोपड़ी के अंदर और इन दोनों को कहता है कि बिल्कुल शांत रहना, बाहर कुछ लोग आए हुए हैं और उनके हाथ में हथियार भी है। फिर ये सारे लोग शांत हो जाते हैं और एक एक करके सर्वाइवलिस्ट उन्हें गिनने लगता है। तब उसे पता लगता है कि यहाँ पर 6 लोग आए हैं और सर्वाइवलिस्ट के पास सिर्फ 3 गोलियां हैं, इसीलिए वो चाह के भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता।
फिर ये लोग ऐसे ही झोपड़ी के अंदर छुपे रहते हैं और वो लोग ऐसे ही तोड़फोड़ करके यहाँ से चले जाते हैं। फिर सुबह में ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, सर्वाइवलिस्ट देखता है कि वो लोग इनकी सारी फसल ले गए और जो फसल उनके काम का नहीं था उसे उन लोगों ने तबाह कर दिया। इसीलिए अब इनकी परेशानियां बढ़ने लगती हैं क्योंकि इनके पास अब खाने का बहुत ही कम राशन बचा हुआ है। तभी हम मिलिया को देखते हैं जिसे एहसास होता है कि वो माँ बनने वाली है। तब वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसका यहाँ पे जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो अपने बच्चे को कैसे लाएगी दुनिया में। तभी उसे एक तार मिलता है। फिर वो तार की मदद से कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे को गिरा दे। इसीलिए वो उस तार को गर्म करने लगती है, लेकिन जब वो ऐसा करने वाली होती है तब उसे एहसास होता है कि यह गलत है। इसीलिए वो रुक जाती है। इसी बीच हम कैथरीन को देखते हैं जो जंगल में जाकर के अपने ट्रैप को देखती है। तब उसे पता लगता है कि उसके ट्रैप में कोई भी जानवर नहीं फंसा। फिर वो और भी ज्यादा निराश हो जाती है और आकर के मिलिया से मिलती है और उसे बताती है कि इनके पास बहुत ही कम खाना बचा है जो जल्दी खत्म होने वाला है। इसीलिए कैथरीन चाहती है कि वो लोग सर्वाइवलिस्ट को मार दें ताकि उसके हिस्से का खाना इनके लिए बच जाए और ये लोग कुछ और दिन ज्यादा जिंदा रह सके। तब मिलिया भी मान जाती है इस बात के लिए और ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग जंगल से लाएंगे जहरीले मशरूम्स और उसे खिला देंगे सर्वाइवलिस्ट को। फिर वो धीरे धीरे करके मरेगा, लेकिन ये लोग उसे मरता हुआ नहीं देख सकते। इसीलिए ये दोनों जंगल में चले जाएंगे और कुछ दिनों के बाद वापस आएंगे जब तक वो मर गया होगा। फिर रात में ये लोग ऐसा ही करते हैं। जब मिलिया सूप बना रही होती है तब वो जहरीले मशरूम्स डाल देती है उसमें और सर्वाइवलिस्ट उसे खा भी लेता है और खाना खाने के बाद ये सारे लोग सो जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही कैथरीन जगती है वो जाती है मिलिया के पास जो सर्वाइवलिस्ट के साथ सो रही है। फिर वो उसे भी बाहर अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन मिलिया मना कर देती है और कहती है कि तुम अकेली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तभी कैथरीन को उल्टियां होने लगती हैं और वो समझ जाती है कि उसकी बेटी ने उसके खाने में जहर मिलाया था। फिर कैथरीन भी सारी चीजों को समझ जाती है और उसे ये बात अच्छी लगती है कि उसकी बेटी ने उसे मारा क्योंकि उसे पता है कि वो ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं थी, लेकिन सर्वाइवलिस्ट उसके साथ हमेशा रह सकता है और वो उसे हमेशा के लिए सुरक्षित भी रखेगा। और ये बात सर्वाइवलिस्ट को भी पता थी। इसीलिए कैथरीन सर्वाइवलिस्ट को कहती है कि मेरे साथ जंगल चलो, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं मरना चाहती, इसीलिए मुझे एक बार में मार दो। फिर ये दोनों जाते हैं जंगल के बीचों बीच और सर्वाइवलिस्ट उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन कैथरीन कहती है कि अपनी गोलियों को जाया मत करो, बस मेरे हाथ के नस को काट दो, फिर धीरे धीरे मेरी मौत हो जाएगी और मेरी लाश को यहीं पे दफना देना अपने घर के पास। तब सर्वाइवलिस्ट भी ऐसा ही करता है, वो उसके नस को काटता है और कैथरीन यहाँ पे सर्वाइवलिस्ट के बाहों में ही दम तोड़ देती है। फिर वो एक कब्र खोदता है और अंदर उसकी लाश को गाड़ देता है और वापस आने लगता है झोपड़ी की तरफ। तभी उसे ट्रैप की आवाज आती है। फिर वो जैसे ही ट्रैप के पास जाता है उसे 2 खरगोश मिलते हैं और इनके आज रात के खाने का इंतजाम हो जाता है। फिर वो घर वापस आता है और ये लोग खरगोश पकाने लगते हैं। लेकिन आज अब सर्वाइवलिस्ट अपने भाई की कहानी बताता है मिलिया को और कहता है कि मैं और मेरा भाई हम छोटे छोटे कैंप में जाकर के चोरी करते थे और हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक रात जब हम चोरी करने गए तब मेरे भाई ने एक लड़की को देख लिया और उसकी नीयत खराब हो गई। फिर वो उस लड़की का बलात्कार करने लगा। तब वो लड़की जोर से चिल्ला उठी और उसकी आवाज को सुनने के बाद सारे कबीले के लोग इकट्ठा हो गए और वो हमें खदेड़ने लगे। फिर हम दोनों भाई ऐसे ही भाग रहे थे, लेकिन अचानक एक ट्रैप में मेरे भाई का पैर फंस गया। तब मैं उसे छुड़ाने गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे छुड़ा लूं, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि कबीले वाले नजदीक आ रहे हैं तब मैं वहां से भाग गया, क्योंकि जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वही था और तुमने भी कुछ वैसा ही किया और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमें जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। तभी मिलिया सर्वाइवलिस्ट को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। फिर इस बात को सुनने के बाद अब सर्वाइवलिस्ट सोच में पड़ जाता है और वो सुबह सुबह बहुत रोता है क्योंकि उसे पता है कि अब एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। इसीलिए ये लोग फिर से फसल लगाने लगते हैं। ये हर जगह मशरूम लगाते हैं। तभी यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। ये सारे लोग चोर हैं जो ऐसे ही लोगों को लूटते हैं। तब ये बात पता लग जाती है सर्वाइवलिस्ट को। इसीलिए वो मिलिया को कहता है कि जाकर के पीछे छुप जाओ और हमारे पास जितने भी बीज हैं उन सबको इकट्ठा कर लो। फिर मिलिया ऐसा ही करती है, लेकिन ये लोग मिलिया की आवाज सुन लेते हैं। इसीलिए वो उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन मिलिया यहाँ से भागती है और चली जाती है सर्वाइवलिस्ट के पास। फिर ये दोनों एक साथ भागने लगते हैं, लेकिन ये चोर उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए सर्वाइवलिस्ट इन पे गोली चलाता है और वो एक आदमी को मार देता है। तभी उसे भागते भागते अपने भाई की याद आती है और वो समझ जाता है कि उसने क्या गलत किया था। इसीलिए वो मिलिया को कहता है कि तुम जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा, मैं इन सबको रोकूंगा, तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन अब एक आदमी मिलिया के पीछे है। तब मिलिया उस पर गोली चलाती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। फिर वो अपने चाकू को बाहर निकाल लेती है। तब वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और एक समय के बाद उसका पैर फंस जाता है ट्रैप में। फिर इस चीज का फायदा
फायदा उठाता है सर्वाइवलिस्ट और इस आदमी को शूट कर देता है और मिलिया को ऐसे ही यहाँ से भागते रहने के लिए कहता है। तभी इन चोरों में से एक आदमी तीर मार देता है सर्वाइवलिस्ट को। फिर वो उसे उठा करके ले जाते हैं उसके घर के पास और वो उसके सारे कपड़े उतारते हैं और सर्वाइवलिस्ट को पकाने लगते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये सारे लोग आदमखोर हो चुके हैं, ये अपने भूख को नहीं रोक पाते, इसीलिए अब इन लोगों ने इंसानों के मांस को खाना शुरू कर दिया है। फिर वो सर्वाइवलिस्ट को खाते हैं और उसकी पूरी झोपड़ी को आग लगा देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम मिलिया को देखते हैं जो बिल्कुल अकेली है। फिर वो कई महीनों तक ऐसे ही जंगल में भटकती रहती है और उसे जो मिलता है वो उस चीज को खाती है और धीरे धीरे अब उसका पेट भी बढ़ने लगा है। फिर थोड़े दिनों के बाद वो पहुंचती है एक पक्की सड़क पे। तब वो देखती है कि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं और अंदर बहुत सारे लोग फार्मिंग कर रहे हैं। फिर वो समझ जाती है कि इन सारे लोगों की कोशिश है कि वो फिर से इंसानियत को आगे बढ़ाए और जैसी दुनिया पहले थी फिर से एक वैसी ही दुनिया का निर्माण किया जाए। तो मिलिया इनसे बात करती है और कहती है कि वो माँ बनने वाली है, वो अंदर आना चाहती है। तब यहाँ की एक लड़की कहती है कि हम सारे लोग वोट करेंगे कि तुम अंदर आओगी या नहीं। फिर वो उससे पूछती है कि तुम अपने बच्चे का नाम क्या रखोगी। तब वो सर्वाइवलिस्ट का नाम बताती है और कहती है कि अगर बेटा हुआ तब मैं यही नाम रखूंगी। और इसी के साथ फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।